Academy. How are you all? I hope you must be doing well. So today our topic is verb and its types. Before this topic we have already come across towards noun and pronoun, and if you have not seen those videos, please go into description box and find the link. So let's get started about today's topic. First of all, we will come to know what is a verb. किसे कहते हैं verb? Verb is an action word that describes what the subject is doing. जी हाँ, verb वही है जो हमें ये दिखाए कि हमारा सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, किस एक्शन को फॉलो कर रहा है. It shows an action, state और an event. Verb क्या क्या दिखाता है? आपके एक्शन को दिखाता है, आप किस स्टेट में है उस स्टेट को दिखाता है, यानी किस सिचुएशन में है वो दिखाता है, और किसी इवेंट के बारे में बताता है. It is the main part of a subject which tells the story of what is taking place in the sentence. यानी वर्ब जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट का मेन पार्ट होता है जो ये बताता है कि हमारे पूरे सेंटेंस में चल क्या रहा है. चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे स्टडी, सेलिब्रेट, स्लीप, रन, स्विम, ईट, कुक, राइट, रन, ये सब क्या है? ये सब एक्शन वर्ड है जो हम करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जिसके थ्रू हम अपने काम को कंप्लीट करते हैं. वो होता है हमारा वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्टडिंग ग्रामर. यहाँ पर क्या हुआ? स्टडी करना एक एक्शन है, मतलब हम उस काम को कर रहे हैं. ही ऑर्गेनाइजेज समर कैंप एवरी ईयर. यानी समर कैंप क्या होता है? एक इवेंट होता है. तो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग का सेंस क्या हुआ? किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना. रोहन वॉक्स इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में रोहन का स्टेट कैस क्या रहता है? उस समय वो किस सिचुएशन में रहता है? वॉकिंग के सिचुएशन में. उसका काम है सुबह सुबह वॉकिंग करना. सो हियर वॉकिंग इज शोइंग द स्टेट. सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि वर्ब क्या होता है और किसे कहते हैं वर्ब. सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ वर्ब. व्हाट आर द वर्ब्स? देखिए वर्ब्स तो कई टाइप के होते हैं, बट बेसिकली हम कुछ मेन टाइप्स ऑफ वर्ब जानेंगे अपने इस वीडियो में. द फर्स्ट वन इज मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb, regular verb, irregular verb and finite verb. तो चलिए वन बाय वन हम जानते हैं इन सारे verbs के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं मेन verb के साथ. सो मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब को आप मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब, ये तीनों वर्ब के नाम से जान सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अब जानते हैं मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब की डेफिनेशन. द मेन वर्ब इज द एक्शन वर्ड ऑफ द सेंटेंस. जी हाँ, आपने अपने सेंटेंस में क्या काम किया वो दिखाता है आपका मेन वर्ब. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब. तो अब जैसा कि मेन वर्ब हमारा एक्शन वर्ड होता है. एक्शन यानी खाना, पीना, नहाना, गाना, जाना, हंसना, रोना. दिस ऑल विल कम इन योर मेन वर्ब. ही ईट्स मैंगो. ईटिंग इज व्हाट? मेन वर्ब. शालिनी cooks food well. Cook, main verb. They are running fast. Running is what? Main verb. We are playing in the field. Playing is what? Main verb. She dances here. Dancing is what? Main verb. क्योंकि आपके एक्शन को दिखाता है. So main verb must be clear with you. Now auxiliary verb. और auxiliary verb को हम helping verb भी कहते हैं. An auxiliary verb or helping verb is used with a main verb to express the main verb's mood, tense or voice. Yes, keep this thing in your mind कि जो auxiliary verb होता है, जिसे हम helping verb भी कहते हैं, जो हमारे main verb के साथ use किया जाता है. किस लिए? ताकि वो मेन वर्ब के मूड को, या फिर वो किस टेंस में है उस टेंस को, या फिर वो किस वॉइस में है, यानी एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, इस चीज को दिखा सके. अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन लग रही हो तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एंड देन इट विल बी क्लियर टू यू. अब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है? तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में आते हैं ये तीन पार्ट, जिसमें है टू बी, टू हैव और टू डू. टू बी के अंतर्गत आता है एम, इज, आर, वॉज, वर. टू हैव के अंतर्गत आता है हैज, हैव, हैड. और टू डू के अंतर्गत आता है डू, डज एंड डिड.
लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे ही इज गोइंग, अब ही क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए आप इसके साथ इसका यूज कर रहे हैं। शी वॉज ईटिंग, शी इज ऑल्सो थर्ड पर्सन। इन पास्ट यू विल यूज वॉज विथ शी। ही हैज पास द एग्जामिनेशन, ही इज थर्ड पर्सन। तो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं तो याद है ना आपको कि हम हैज या हैव का यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन के साथ हमने यहाँ हैज का यूज किया है। वी हैव बॉट अ बुक, वी के साथ किसका यूज करते हैं, जी हाँ, हैव का। they had cut the cake, it means the sentence is in past perfect, so we have used had, क्योंकि had का यूज past perfect में सबके साथ होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। अगर आपको ये टेंस वाली कंफ्यूजन लग रही है तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फाइंड द लिंक ऑफ टेंस, ताकि टेंस भी आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाए और आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। डू यू लाइक एप्पल, हम डू और डज का कहाँ यूज करते हैं, ये भी आपको पता होगा कि हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ डू का यूज करते हैं, जबकि थर्ड पर्सन के साथ डज का यूज करते हैं। डज ही गो टू स्कूल डेली, so now I think auxiliary verb or helping verb must be clear with you. The next one is transitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब को समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है टू पास ओवर, यानी एक जगह से दूसरी जगह को जाना। A verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object is called transitive verb. Yes, यानी जब हमारा वर्ब ऐसे एक्शन को दिखाए जो एक्शन एक से दूसरी की तरफ जा रहा हो, यानी डूअर या फिर हमारे सब्जेक्ट की तरफ से वो ऑब्जेक्ट पे जा रहा हो। यानी सब्जेक्ट अगर कोई काम करे और उसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पे पड़े, तो वो वर्ब हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, किक, इट, लाइक, कर, डिसाइड। अब देखो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे द स्टूडेंट्स किक द फुटबॉल, व्हाट डिड द स्टूडेंट किक, जी हाँ, किक, ही किक द फुटबॉल। तो यहाँ किक क्या हो गया, वो आंसर कर रहा है, यानी वो उस किक करने का इफेक्ट जो है वो किस पे पड़ेगा, फुटबॉल पे पड़ेगा। तो जैसा कि डेफिनेशन से ही क्लियर है कि सब्जेक्ट अगर कोई काम करे और उसका इफेक्ट अगर ऑब्जेक्ट पे पड़े, तो वो जो वर्ब होगा वो होगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। I decide to go to temple today. अब if I decide something to do, where will be the effect? On the subject. Means if I'm deciding to go to temple today, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि भाई मैं टेम्पल तक जा रहा हूँ, तो मेरे जाने का इफेक्ट टेम्पल पे पड़ेगा। She eats a mango. If she is eating something, what will be the effect? अरे अगर वो मैंगो खा रही है तो मैंगो खत्म हो जाएगा, तो उसके खाने का इफेक्ट मैंगो पे पड़ रहा है। दे लाइक माई रेड पेन, तो उनके लाइकिंग का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, मेरे रेड पेन पे। सो in this verb you are seeing कि whatever the doer or subject is doing, the effect is shown on the object. So it may be clear to you. So let's proceed. Intransitive verb. अब intransitive verb क्या होता है? A verb that does not need any object to complete itself is called intransitive verb. जी हाँ, transitive से बिल्कुल ही अलग। transitive जहाँ की जो कुछ भी सब्जेक्ट कर रहा था उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा था, लेकिन intransitive में क्या होता है, सब्जेक्ट जो कुछ भी करे, जो भी एक्शन करे, जो भी उसमें वर्ब का काम हो, उसका कोई भी असर ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़े। It does not pass its action from subject to the object, यानी इसके कुछ भी करने का असर ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्राई, शाउट, स्लिप, डाई, स्माइल। अब इन एग्जाम्पल से क्लियर है कि जब ये काम सब्जेक्ट करेगा तो उसका ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं होगी कहीं कहीं। तो जैसे द मैन क्राइज, आप देख रहे हो द मैन सब्जेक्ट हो गया, क्राई वर्ब हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इफ द मैन क्राइज, उसकी क्राई करने का असर उस पे ही पड़ेगा, किसी और पे तो पड़ेगा नहीं। इट मीन्स हियर क्राई इज इनट्रांजिटिव वर्ब। रीना स्लीप्स, सो इफ रीना इज स्लीपिंग, इसका इफेक्ट केवल रीना पे पड़ेगा, किसी दूसरे पे नहीं। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ऑब्वियसली इफ ही डाइड तो उसका असर तो उसी इंसान पर पड़ा ना, मतलब ही डाइड, उसका दूसरे पे असर नहीं पड़ा। दे शाउटेड, when they shout, तो इसका इफेक्ट उन्हीं पे पड़ रहा है क्योंकि वो शाउट कर रहे हैं। So over here it's totally clear that in intransitive verb
The subject does not need any object to complete his work. So it may be clear to you. Now the next one is regular verb. चलिए अब इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. A verb that's past means second form or past participle means third form is made by adding d or ed is called regular verb. Yes, वो verb जिसका past यानी second form और past participle यानी कि third form कैसे बनेगा, जब हम उसमें d या ed ऐड कर देंगे. तो जिस जिस वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म d और ed ऐड करके बनाया जाए उन वर्ब्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब. For example, kill. When you are using ed with kill, it will become killed. Called. When you are using ed with call, it will become called. Just like inform, join, loved, इन सबों में भी हमने क्या किया, d या ed ऐड किया, तो ये बन गया हमारा रेगुलर वर्ब. He called me. They informed the police of theft. She added me in her party guest list. Mehir joined the new batch of English tuition. तो आप इन सारे एग्जाम्पल्स में देखिए कि जो वर्ब है वो वर्ब क्या है, रेगुलर वर्ब है, क्योंकि उनके पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम कैसे बना सकते हैं, डी या ईडी ऐड करके. सो जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जिस वर्ब को हम डी या ईडी डाल के वर्ब का पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना सकते हैं, वो वर्ब्स आते हैं रेगुलर वर्ब के अंतर्गत. नाउ इर्रेगुलर वर्ब, a verb which past or past participle is other than the regular verb comes under irregular verb. आराम से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वो वर्ब जिनका पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल डी या ईडी डाल के नहीं बनाया जाता है वो हो जाते हैं हमारे इर्रेगुलर वर्ब. दे डोंट हैव एनी फिक्स पैटर्न. हाँ, ये याद रखिएगा कि ये जो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, यानी इनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किस तरह से बनेगा उसके लिए एक फिक्स पैटर्न नहीं होगा, वो अलग अलग तरीके से बनेंगे. एंड द थर्ड थिंग जो कि आपको मैंने अभी पहले ही बताया कि इनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो डी या ईडी डाल के नहीं बनेगा. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे ब्रोक, सैट, रोट, न्यू, रैन. अब आप देखिए जैसे ब्रोक का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ब्रेक, लेकिन जब आप इसका सेकंड बनाते हैं तो ब्रोक हो जाता है, और थर्ड बनाएंगे फॉर्म इसका तो ब्रोकन हो जाएगा. सैट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सिट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सैट सैट हो जाता है. रोट का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाता है रोट और रिटन. न्यू का फर्स्ट फॉर्म होता है नो, सेकंड फॉर्म होगा न्यू और थर्ड फॉर्म होगा नोन. और रैन का फर्स्ट फॉर्म होता है रन, सेकेंड होता है रैन और थर्ड फिर हो जाता है रन. यानी कि इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इनका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, इसका कोई पैटर्न नहीं है. सो जिन वर्ब्स के कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहे, जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को डी या ईडी ऐड करके नहीं बनाया जा सके, वो होते हैं हमारे इर्रेगुलर वर्ब. He drank a full glass of water. Shamli broke the mirror in anger. We knew all the facts. So just keep this thing in your mind कि irregular और regular में क्या होता है difference. Now the last one is finite verb यानी actual verb. This verb is called the actual verb which has a subject and shows tense. जी हाँ, हमारा finite verb जो होता है वही होता है हमारे sentence का actual verb, जो कि हमारे टेंस को दिखाता है कि हमारा वो सेंटेंस किस टेंस में है. दिस वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. यानी जब फाइनाइट वर्ब रहेगा हमारे सेंटेंस में तो वो दिखाएगा कि किस तरह का सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें वर्ब को पुट करेंगे. If the tense of the sentence changes, the form of the verb also changes. यानी जब हमारे सेंटेंस में टेंस का फॉर्म चेंज होगा तो वर्ब भी चेंज होगा, अगर वो फाइनाइट वर्ब होगा तो. फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर. अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, जबकि ही है थर्ड पर्सन, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या फिर आप ये कर ले कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करके यूज करेंगे. जबकि नेक्स्ट सेंटेंस में शी रोट अ लेटर, देख के ही पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए हमने यहाँ पर राइट के सेकेंड फॉर्म रोट का यूज किया है. इन द थर्ड वन, आई हैव रिटन अ लेटर, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हमने आई के साथ हैव यूज किया है. तो अब यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन आएगा. जबकि लास्ट में क्या है,
आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम यहीं से क्लियर हो गया कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस में आ रहा है, यानी वो न प्रेजेंट इंडेफिनिट में है न प्रेजेंट परफेक्ट में। आईएनजी का यूज हुआ है वर्ब में, यानी कि कंटिन्यूअस में है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी राइटिंग का यूज किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनाइट वर्ब। और इन सारे वर्ब और वर्ब के टाइप्स बताने के बाद आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर अबाउट वर्ब एंड इट्स टाइप्स with lots of example. If you have any confusion, let me know through the comment. And हाँ, if you are new to this channel, please like, share and subscribe. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, stay happy and stay healthy. Thank you.